हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ जीओसी। इज़ इट फोर्थ लेक्चर या आज हमारा कौन सा लेक्चर है? हमारा लेक्चर नंबर 4 है जीओसी का। ठीक है, तो जीओसी के 4th लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। टॉपिक इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से आप क्या समझेंगे? हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करते टाइम, हाइड्रोजन को ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन को ऐड करते टाइम कितना हीट रिलीज होगा। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जब एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में, जब एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, देन ये किस में कन्वर्ट होगा? अनसैचुरेटेड सिस्टम में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो ये आपका कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड सिस्टम में। किस में कन्वर्ट होगा? सैचुरेटेड सिस्टम में। ठीक है, तो सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट होगा तो इस टाइम यहाँ पर रिलीज होती है हीट। क्या रिलीज होती है? हीट। एक बारी फिर सुनना, क्या कहना चाह रहे हैं? अनसैचुरेटेड सिस्टम को जब सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हीट रिलीज होना। ठीक है, तो ये जो हीट रिलीज होती है इस हीट को ही कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम को सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी चीज़ें तो बहुत इजी रह जाएंगी आपके लिए। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। एक अनसैचुरेटेड सिस्टम ले लेते हैं। मैंने एक अनसैचुरेटेड सिस्टम ले लिया, ये है हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मुझे अनसैचुरेटेड सिस्टम मीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको मुझे सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। और मैं अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये जो दो बॉन्ड है इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। पाई बॉन्ड ही क्यों ब्रेक होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये मान के चलते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से कम स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी, पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कम स्टेबल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस दौरान क्या होता है? इस दौरान इवेल्यूशन होता है, इवेल्यूट होती है गैस, सॉरी हीट। क्या होती है? हीट। ये हीट ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। ठीक है, तो ये इस हीट को ही हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कह रहे हैं। तो अब अगर इस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू निकालनी है दो चीज़ों के लिए, यानी कि किस में कम है, किस में ज़्यादा, किसके लिए कम किसके लिए ज़्यादा रहेगी, तो वो चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ ताकि समझने में हमारे लिए ईजी पड़ जाए। देखो, इसको इरेज कर लेते हैं। अगली बारी मैंने क्या किया, मैंने इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, बी ले लिया, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ CH3 और यहाँ पे H ले लिया। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? ए और बी में जो डिफरेंस है, यहाँ भी H2 ऐड करेंगे, आगे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दोनों में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन के बाद क्या होगी? हाइड्रोजनेशन के बाद हीट निकलेगी और यहाँ भी हाइड्रोजनेशन के बाद हीट निकलेगी। प्रोडक्ट में नहीं बना रही हूँ, हाइड्रोजनेशन के बाद हीट निकलेगी, ये हमें पता है। ठीक है,
तो किसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा। इसको मैं अभी H1 मान लेती हूँ और इसको मैं H2 मान लेती हूँ। आप बताइए कौन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन जितना ईजिली ऐड होगा यहाँ पर हीट उतनी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन ईजिली कब ऐड होगा? जब ये जो पाई बॉन्ड है वो वीक होगा। ठीक है, तो ये कब वीक होगा? जब ये पूरा सिस्टम वीक होगा, यानी कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये अगर वीक होता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि किस में ये ज़्यादा रहेगा। अब हमें पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 अल्फा एच प्रेजेंट है। 12 अल्फा एच की वजह से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो जो ये वाला एल्कीन है ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऊपर वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा और नीचे वाला लेस स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में देखो यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट का तो केस है नहीं, तो उसके बाद हम किस में जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन में ही जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देखेंगे तो ऊपर वाला ए जो एल्कीन है बी से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ए एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो ए एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड ईजिली नहीं होंगे, ईजिली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा और ईजिली हाइड्रोजन ऐड नहीं होंगे। तो H1 हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, कम ऐड होगा, तो जो ये हीट है निकलेगी नहीं। ये हीट कब निकल रही है? जब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ईजिली हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड ही नहीं होना चाहता है तो हीट रिलीज ही नहीं होगी। तो ये जो H1 होगी वो कम होगी किसके कंपैरिजन में? H2 के कंपैरिजन में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करेगी? जितना स्टेबल आपका एल्कीन होगा, जितना स्टेबल आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा, उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसको मैं HOH लिख सकती हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? स्टेबिलिटी of unsaturated सिस्टम। जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इस कहने का मतलब है अगर सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है तो उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी के जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, बी के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी ए के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, हमने इसको किसके थ्रू चेक किया? हाइपर कॉन्जुगेशन के। ठीक है, हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट सेम तरीके से रन करें ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन को बिल्कुल दिमाग में रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन को पहले चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू किसी की भी स्टेबिलिटी, और हाइपर कॉन्जुगेशन अगर नहीं है, अल्फा एच वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन इंडक्टिव इफेक्ट में मूव करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। हमें पता है हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें हमारे क्या क्या रहते हैं? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। तो हमें इसमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका मास की बात करें तो 1 होगा, ड्यूटेरियम का 2 होगा और ट्राइट्रियम का 3 होगा। ठीक है, तो मास ज़्यादा रहता है तो हमें पता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर मैं बात करूँ कार्बन और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम के बॉन्ड की, तो कार्बन और ट्राइट्रियम का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन कार्बन और ड्यूटेरियम का होगा, देन कार्बन एंड हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो कंसेप्ट की बात की थी हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो T का ज़्यादा होगा, T ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, फिर D का होगा, देन H का होगा। लेकिन अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में कौन पार्टिसिपेट करता है? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे वीक बॉन्ड कौन है? CH। तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH के केस में ज़्यादा होगा, फिर C D के केस में होगा, देन C
टी के केस में होगा, ठीक है। तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट सेम तरीके से वेरी करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक ऑब्जर्वेशन है कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबा होता है। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड तो समझते होंगे, पहले एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड बता देती हूँ। जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है उसको हम चेयर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो दो तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, एक तो एक्सियल फॉर्म में, दूसरा इक्वेटोरियल फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से हर कार्बन पर एक एक्सियल हाइड्रोजन होता है और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन हमारा एक्सियल हाइड्रोजन है, नीचे वाला हाइड्रोजन हमारा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। तो जो ये ऑब्जर्वेशन है ये कह रहा है कि जो एक्सियल बॉन्ड है हमेशा लंबा होता है किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ठीक है। तो मैं इस बॉन्ड को ए मान लेती हूँ, इस बॉन्ड को बी मान लेती हूँ, और हमारा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि जो ए बॉन्ड होता है वो बी से उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो इसका रीजन क्या रहता है, तो अब इसके रीजन की बात करेंगे। क्या कहा मैंने, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती है। अब इसमें मैं एक्सियल बॉन्ड की बात कर लेती हूँ पहले। ये हमारा एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्सियल बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में सिग्मा स्टार होगा, ठीक है। सिग्मा स्टार क्या होता है हमें पता है, CH की एक BMO वाली कंडीशन है वो होगी, तो एक ABMO भी होगा, ठीक है। तो BMO वाला ऑर्बिटल ये रहा हमारा, ये ABMO वाला रहा। BMO वाले ऑर्बिटल को सिग्मा कहते हैं, तो ये अगर हमारा सिग्मा है तो नीचे हमारा क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे होगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, एक एक्सियल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसके भी बिल्कुल अपोजिट साइड में उसका क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, कलर चेंज कर लेती हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा स्टार है उसके पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन को अगर आसपास मूव करने के लिए कोई स्पेस मिल जाए तो उसमें मूव करना पसंद करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑर्बिटल से, कौन से ऑर्बिटल, अपना सिग्मा ऑर्बिटल अपना BMO वाले ऑर्बिटल को छोड़ के यहाँ से यहाँ मूव करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको जगह दिख रही है। अगर इलेक्ट्रॉन को जगह दिख रही है तो वो मूव करना पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, कभी भी अपने एडजेसेंट पोजीशन पर वेकेंट स्पेस देखते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल देखते हैं तो मूव करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है मूव करना पसंद करते हैं और सिग्मा स्टार में चले जाते हैं। अब सेम इधर भी होगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे एक चीज़ होगी, ये क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कोई भी प्रोसेस किसी भी मॉलिक्यूल में क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो इससे स्टेबिलिटी कैसे आ रही है भी कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉन्ड वीक हो रहा है, इसके सिग्मा स्टार में जा रहे हैं तो इसका मतलब इसका भी तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो वीक होगा, और सिग्मा बॉन्ड वीक होगा तो ब्रेक होगा, इसका मतलब तो स्टेबिलिटी का अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो स्टेबिलिटी बात हो रही है मॉलिक्यूल की। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। और हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के इस मोमेंट की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन मोमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है जिस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया है,
क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ जिस वजह से ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये प्रोसेस होगी ही होगी। अब ये प्रोसेस होगी तो इसका एक्सियल बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसके सिग्मा स्टार में जा रहे हैं तो ये जो बॉन्ड है वीक हो जाएगा। जो CH एक्सियल बॉन्ड है, CH एक्सियल बॉन्ड है दोनों साइड के, वो क्या हो जाएंगे, उनके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वीक हो जाएंगे। और बॉन्ड अगर वीक होगा तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो C और H पास में होंगे, यानी कि बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। वीक होगा तो C और H दूर जाएंगे, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो CH एक्सियल की बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CH एक्सियल इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड वीक होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है, ये BL जो है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम यही तो पढ़ रहे थे कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है। तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये तो देख लिया है। अब इक्वेटोरियल का क्या केस है, इक्वेटोरियल का भी देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। इक्वेटोरियल का तो सिंपल है, अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाओगे तो इक्वेटोरियल बॉन्ड इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। तो इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा, इसका सिग्मा स्टार होगा यहाँ। पेन चेंज कर लो, इधर भी इसका ये H है, इसका सिग्मा स्टार होगा यहाँ पे। अब अगली बार इसके पैरेलल ये है, देखो इसके जो पैरेलल है वो ये है, ये अगर देगा तो ठीक, नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। अब क्या है, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऊपर तो इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे थे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था जो कि वीक होता है इन कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और उतना पैरेलल होते भी नहीं है जितने पैरेलल ये आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो कितने पैरेलल है, उस तरीके से यहाँ पैरेलल होते भी नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो CH बॉन्ड वीक, CH बॉन्ड वीक नहीं होगा, इसका मतलब CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। यही रीज़न है कि जो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वेटोरियल से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा यहाँ से ऑब्जर्वेशन था जिसका रीज़न भी आपको बता दिया है। ये हमारा ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आगे है हमारा एक ऐसे इसी से रिलेटेड एक इफ़ेक्ट आता है, पर्लिन इफ़ेक्ट। ये चीज़ें काम आती है, बहुत काम आती है कई टाइम क्वेश्चंस को हेल्प करने में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्या है पर्लिन इफ़ेक्ट, और पर्लिन इफ़ेक्ट कहता क्या है, पर्लिन इफ़ेक्ट की बात करें तो पर्लिन इफ़ेक्ट कहता है, देखो बना के दिखा देते हैं। हमारे पास अगर इस तरीके से एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये साइक्लोहेक्सेन वाली सिचुएशन आएगी, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पोजीशन पे, और ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। बाकी बॉन्ड में डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए तो इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और ये जो हमारा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका जो सिग्मा स्टार है ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका जो सिग्मा स्टार है वो नीचे की तरफ होगा। सिग्मा स्टार बिल्कुल अपोजिट में होते हैं सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरीके के आपको एक्सियल बॉन्ड दिख रहे हैं। मैं ये वाला एक्सियल बॉन्ड कंसीडर ना करके दूसरा ले लेती हूँ। हाँ, दूसरा ले लेती हूँ, मीन्स नीचे वाला एक्सियल बॉन्ड ले लेते हैं, ये वाला एक्सियल बॉन्ड ले लेते हैं, ये भी तो एक्सियल ही है। ठीक है, इस एक्सियल बॉन्ड का अगर सिग्मा स्टार की बात करें तो नीचे की तरफ होगा, ये हमारा एक्सियल बॉन्ड है, इसका जो सिग्मा स्टार होगा नीचे की तरफ होगा, और जो यहाँ पे
हाइड्रोजन है, इसका सिग्मा स्टार ऊपर की तरफ है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे दो तरीके के एक्सियल बॉन्ड है, एक इसको मैं ए कंसीडर कर लेती हूँ, इसको बी कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब ए की लेंथ ज़्यादा होगी या बी की लेंथ, हमें ये तो पता है कि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो दोनों एक्सियल है, तो दोनों एक्सियल है लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों की थोड़ा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा लॉन्ग होगा, कौन शॉर्ट होगा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ आपको कौन सा लॉन्ग होने वाला है, कौन सा शॉर्ट होने वाला है। आप बॉन्ड लेंथ देखोगे तो ए की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको देखने को मिलेगी बी से ज़्यादा, ठीक है। तो ए बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन और हाइड्रोजन की वो बी से ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, देखो रीज़न सिंपल है, यहाँ इस कार्बन और हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड से इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूँ तो यहाँ आ रहे हैं नाइट्रोजन के लॉन पेयर सीधा हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में। अब केस किस चीज़ का है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज़ ये है जानने वाली कि जो नॉन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इजीली देगा ना, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही पड़े हुए हैं उसके पास, जबकि सिग्मा के इलेक्ट्रॉन फिर भी कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इजीली नहीं देगा, ये इजीली दे देगा, इसका मतलब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर इजीली दे देगा, तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ए बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बी जो ए बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ए बॉन्ड के सिग्मा स्टार में इजीली नाइट्रोजन की साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। जबकि अगर बी बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा से आ रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम देगा, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में कम देगा, इसके कंपैरिजन में कम देगा, तो बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। कंपैरेटिवली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ तो अपोजिट वेरी करती है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ए की ज़्यादा होगी बी से, ठीक है। तो ये इस इफेक्ट को पर्लिन इफेक्ट कहते हैं, का किस इफेक्ट को, जहाँ पर लॉन पेयर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ से हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी किसकी चेक करेंगे, बॉन्ड की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है, फ्रीक्वेंसी का हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। हमें इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है यहाँ पर एक जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है, जो है फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के है, यहाँ पर जो के है वो के है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या है, के है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जिस भी मॉलिक्यूल में जिस भी बॉन्ड की हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, अगर वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी, तो उसके लिए जो म्यू की वैल्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगी, अरे ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको उनके वाइब्रेशन के लिए हमें एनर्जी की नीड भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हमें पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे
हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की होगी, फिर सिंगल बॉन्ड की होगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखूँ तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी सेम रहेगा। थर्ड जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की रहेगी, फिर सिंगल बॉन्ड की रहेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया C डबल बॉन्ड O CH3H। दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया CHH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें सेम है उसको इग्नोर करो, जो चीज़ अलग है उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग है CH3 जबकि यहाँ पे है H। तो होगा क्या, इस CH3 की वजह से, ध्यान देना, इस CH3 की वजह से, क्योंकि ये इस कार्बन के कहाँ है, अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा क्या, आप लोग भी जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा, ये जो H है, जो यहाँ पे 3 H हैं, क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्या है, इन हाइड्रोजन्स की वजह से, इन अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से इस कार्बन पे आने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। और ये कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, कंपैरेटिवली ही बात हो रही है, कंपैरेटिवली बात हो रही है, दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो CH2 है इसके साथ ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा और H आ जाएगा ऊपर, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं हम C बॉन्ड O की, यानी कि इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी चेक की जा रही है। ध्यान से देखना, इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी चेक की जा रही है। अब इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो ये जो बॉन्ड है, इस केस में A एंड B ले लेते हैं। ए के केस में C और O का जो बॉन्ड है वो वीक है। वीक इसलिए है, दूसरे के कंपैरिजन में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है। ये डबल बॉन्ड वीक होने के, ये इस डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस नहीं है, इस डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस हैं, यानी कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो A का डबल बॉन्ड है, A और B के डबल बॉन्ड की बात करें तो B का डबल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रहेगा, A का जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्योर डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पार्शियल डबल बॉन्ड से। और रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा कि जो B है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, किससे, A से। क्यों, क्योंकि B के केस में CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको वाइब्रेट करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगी, इसी को हमारा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ CO फ्रीक्वेंसी B की ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस भी बॉन्ड की बात करें उस बॉन्ड को देखना कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या उसके ब्रेक होने के कितने चांसेस है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसिडिटी की तरफ। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी की बात करें तो हम यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर जो है उसको चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस एसिड। किसके, आर्हेनियस एसिड के बेसिस पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस एसिड क्या होता है, आर्हेनियस एसिड होते हैं, आर्हेनियस एसिड कौन होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो H+ को डोनेट करते हैं। आर्हेनियस एसिड किसको कहते हैं, ऐसे स्पीसीज को ही तो कहते हैं जो H+ डोनेट करते हैं। जो भी H+ डोनेट करेगा हम उसको कहते हैं कि ये आर्हेनियस एसिड है या ये एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया HCl, दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो मुझे निकले, यहाँ पर मुझे मिलेगा H+ एंड Cl माइनस। नीचे वाले को ब्रेक करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा H+ CH3 COO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों कंपाउंड है दोनों H+ रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है, अगर मैं इसका 1 मोल लेती हूँ या मैं अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लेती हूँ तो 100 के 100 मॉलिक्यूल H+ रिलीज़ करेंगे और 100 के 100 मॉलिक्यूल Cl माइनस बनाएंगे। लेकिन अगर मैं CH3COOH ले रही हूँ और इसके 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं तो नॉर्मली ये सिर्फ मतलब कोई ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं बस एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे एक केस होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का, तो उसके लिए कह रही, उसको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ 40 और 40 ही H+ और CH3CO माइनस बन पाते हैं, बाकी जो 60 मॉलिक्यूल हैं वो 60 मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, 60 मॉलिक्यूल CH3COOH के फॉर्म में ही रहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा केस है इसमें डिसोशिएशन कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में मैं अगर एसिडिटी चेक करूँगी तो हमने क्या कहा, एसिड कौन होगा, जो H+ देगा। तो जो जितना ज़्यादा H+ देगा वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। तो इसमें तो सबके सब H+ दे रहे हैं, इसमें कुछ ही H+ दे पा रहे हैं, तो जो HCl होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किसके कंपैरिजन में, CH3COOH के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकल के क्या आता है, यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो होंगे जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे, ठीक है। और वीक एसिड कौन होंगे, वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड वो होंगे जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे, जो विच हम ऐसा लिख लेते हैं, डज नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली डिसोशिएट, जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे उनको हम कहेंगे कि ये वीक एसिड रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एसिडिटी को चेक कैसे करेंगे। तो एसिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एसिड कांस्टेंट होता है, तो देख लेते हैं कैसे निकलता है एसिड कांस्टेंट। तो एसिडिक कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जैसे मैंने एक रिएक्शन ले ली COOH और मैंने कहा कि हमने इसको डिसोशिएट किया है और ये डिसोशिएट हुआ है H+ एंड CH3COO माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये एसिड वाली रिएक्शन है तो मैंने इसके लिए जो कांस्टेंट लिया है मैंने उस कांस्टेंट को कह दिया है एसिडिक कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो ये इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ले रही हूँ और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ, एसिडिटी ही तो शो कर रहा है, H+ दे रहा है ना, तो एसिडिटी शो कर रहा है, तो इसके लिए जो कांस्टेंट लिया है उसको मैंने कह दिया एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एसिडिक कांस्टेंट Ka होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस एंड H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से बाकी चीज़ों को इग्नोर करो और H प्लस को देखो। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा Ka है वो H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H प्लस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा H प्लस रिलीज़ करेगा उसका एसिडिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से सीखने लायक चीज़ थी। अब आगे बढ़े। अब हमें पता है कि एसिडिटी को हम एक पैरामीटर से चेक करते हैं जिसको हम pH कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरामीटर लेते हैं pH और pKa भी लेते हैं। ठीक है। तो pH और pKa क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस और pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है। तो ये तो नॉर्मली इनके फॉर्मूले रहे कि pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। तो यहाँ से हमें पता क्या चलेगा, हमें पता है, देखो ये Ka की वैल्यू है, लॉग हो चाहे कैसे भी हो, आगे लॉग हो या जो भी हो, यहाँ तो नॉर्मल वैल्यू ही है, लेकिन आगे माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो Ka कम होगा, H प्लस ज़्यादा होगा तो pH कम होगा। ठीक है। तो Ka की वैल्यू ज़्यादा तो pKa कम, H प्लस की वैल्यू ज़्यादा तो pH कम। तो यहाँ से हमें यही सीखने को मिल रहा है। एक चीज़ तो हमने पहले देख ली थी कि जो Ka होता है H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमें पता है कि H प्लस जितना ज़्यादा कोई रिलीज़ करेगा उसकी एसिडिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Ka के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी H प्लस के कंसंट्रेशन के। ठीक है। अब बात करते हैं pH की। तो pKa की बात कर ले, pKa हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Ka के, तो ये एसिडिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या मैं कहूँ एसिडिक वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो मैं इसको इधर पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लिख देती हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये क्या कह रहा है, pH जितना कम होगा एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि Ka और एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल गया, इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि Ka होगा तो उस pKa जो होगा Ka के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, pH H प्लस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे Ka जो होगा Ka के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। सेम रिलेशन होगा pH के लिए भी, H प्लस की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मतलब है, सीधा सीधा है, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि pH जितना कम होगा उतना अच्छा एसिड होगा, pH जितना कम होगा उतना अच्छा एसिड होगा। इसी बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर विल बी इट्स pKa और pH। ठीक है। अब ग्रुप, हमारे ग्रुप से आप लोग बिल्कुल फेमिलियर हैं, जिन ग्रुप्स की हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर किसकी बात करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है। तो इनका एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ पे देखना कहाँ लिया था मैंने एग्जांपल, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना अच्छा होगा H प्लस को उतनी अच्छे से हाइड्रोजन और अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उतनी अच्छे से पुल करेगा और H को प्लस के फॉर्म में रिलीज होने के लिए प्रेशराइज करेगा। ठीक है। इसका मतलब H प्लस ईजिली रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, एसिडिटी को
इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे H है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तो H को इलेक्ट्रॉन देगा, ये H को इलेक्ट्रॉन देगा तो H प्लस के फॉर्म में निकल नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप देखेंगे कि एसिडिटी को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा ये ए हो गया, OH, फिर B है, यहाँ भी OH बट साथ में OCH3, नेक्स्ट C है, इधर भी OH। अब की बारी जो OCH3 है मेटा पोजीशन पे होगा। अगला है OH, OCH3 पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक इनमें से किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, हमने चेक करनी है एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी है H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी, तो H प्लस कहाँ से रिलीज होगा, H प्लस इधर से ही तो रिलीज होगा, ठीक है। तो H प्लस इधर से रिलीज होगा, तो यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो क्या होंगे, या मैं कहूँगी H प्लस रिलीज होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आगे रिंग में जाएगा, और रिंग में वो कितना स्टेबल है ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हमारा प्लस M इफेक्ट भी लगने वाला है और माइनस I इफेक्ट भी लगने वाला है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ भी होता है इसके पास लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो वो प्लस M इफेक्ट भी दिखाएगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, और ऑक्सीजन के पास अगर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या होगा, माइनस I के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेना भी पसंद करेगा। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना, जो ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, मेटा पोजीशन के मेटा पोजीशन में जो ऑक्सीजन है उसके लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये हमें बात पहले से भी पता होती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन। सबसे पहले प्लस M इफेक्ट की देख लें, तो प्लस M इफेक्ट हमें पता है किस में ज़्यादा रहने वाला है, प्लस M इफेक्ट यहाँ पर D एंड B में है, B एंड D में प्लस M इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब प्लस M इफेक्ट से हो क्या रहा है, प्लस M इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहे हैं तो रिंग से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, तो ये H को इलेक्ट्रॉन मतलब H से इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि इधर के ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर है रिंग में आ रहे हैं, तो रिंग से ऑक्सीजन की तरफ भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन के पास खुद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अगर नहीं है तो वो हाइड्रोजन से लेना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे प्लस M इफेक्ट है, वैसे भी हमने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसिडिटी कम हो रही है, ठीक है। तो इतना तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि B और D की एसिडिटी तो इनमें से सबसे कम होने वाली है, क्यों, क्योंकि प्लस M इफेक्ट जो होता है सब पर डोमिनेंट होता है। अब बात आती है A और B की, A और B को देख ले, A और B को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस M इफेक्ट तो है नहीं, लेकिन B में माइनस I इफेक्ट लग रहा है, B में क्या हो रहा है, माइनस I इफेक्ट लग रहा है, माइनस I इफेक्ट लगेगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, रिंग से लेगा तो रिंग कहाँ से लेगी, रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगी, और ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। जबकि यहाँ पर
ऑक्सीजन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन रिंग उतना फोर्सली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। यहाँ तो ले रही है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है, तो रिंग को ज़रूरत है तो रिंग कहीं और से लेगी, फिर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से लेगा, H+ रिलीज होगा, यहाँ भी H+ रिलीज होगा, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं होगा जितना सी में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट है हमारा डी में, ठीक है, सॉरी सी में, माइनस आई इफेक्ट है हमारा सी में। तो सी हमारा माइनस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा सी होगा, देन हमारा ए होगा। फिर उसके बाद रेजोनेंस वाले आएंगे। रेजोनेंस वालों में भी दोनों को अगर डिफरेंशिएट करूँ तो हमें पता है कि जो +m है वो तो दोनों में सेम तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन दोनों में +m के साथ एक और चीज़ है, दोनों में +m के साथ यहाँ पर है -i, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये +m तो दिखाएगा ही, साथ में -i भी दिखाएगा, और -i दिखाएगा तो जो -i है वो तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, यानी कि b ज़्यादा दिखाएगा, b स्ट्रांगली -i दिखाएगा। इसका मतलब b रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग ऑक्सीजन से लेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा, तो यहाँ पर H+ जो है ईजिली निकलेगा किसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में। तो बी को मैं डी से आगे रखूँगी, बी को मैं डी से आगे रखूँगी। ये दोनों पीछे इसलिए हैं क्योंकि मीजो +m इफेक्ट है, +m इफेक्ट सब पर डोमिनेंट होता है, ठीक है। और बी में -i ज़्यादा है, इसलिए क्या है, बी डी से ज़्यादा है। सी में सिर्फ -i है, इसलिए सी सबसे ज़्यादा है। जो ए है उसमें भले ही -i नहीं है, लेकिन +m भी नहीं है, इसलिए ए हमारा बीच में आ रहा है। तो ये हमारी एसिडिटी को चेक करने का मेथड है। अब एक चीज़ यहाँ पे कभी कभी इफ़ेक्ट कर जाती है, जैसे मैंने इधर ले लिया NO2, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने NO2 ले लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 1 और 6 का रिलेशन है। 1 और 6 के रिलेशन में क्या होता है, 1 और 6 के रिलेशन में 6 मेंबर रिंग अगर बनती है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इस केस में ऑर्थो वाला जो होगा, अगर NO2 लगा है तो ऑर्थो वाले की जो एसिडिटी है, ऑर्थो वाले की, अभी तक ऑर्थो वाले की एसिडिटी, यहाँ पे ऑर्थो वाले की एसिडिटी ज़्यादा दिखा रहे थे, लेकिन ऐसे केसेस में ऑर्थो वाले की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ से H+ ईजिली नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल इस कंपाउंड से H+ को निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन दो साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है, तो वो कंपाउंड से ईजिली नहीं निकलेगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपको सिर्फ देखने को मिलेगी 6 मेंबर रिंग में। ये आपको सिर्फ 6 मेंबर रिंग में देखने को मिलेगी। 5 मेंबर रिंग में नहीं होगी, 6 मेंबर रिंग में होगी, ठीक है। 5 मेंबर रिंग में आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला है जो लॉक्ड सिस्टम है। देखो, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक लॉक्ड सिस्टम होता है, अनलॉक्ड सिस्टम होता है। लॉक्ड सिस्टम में जो कॉन्जुगेशन बना के दिखा देती हूँ मैं, ये कार्बन है मेरे पास, नाइट्रोजन, और ये हमारी रिंग हो गई pH रिंग, ये भी हमारी रिंग हो गई, ठीक है। अगली बारी क्या है, ये सेम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेना, वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। इस तरीके से है, अगली बार हमारा जो केस है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। अब आपको यहाँ पर सिखाने वाली चीज़ ये है कि जो लॉक्ड सिस्टम है उसमें देखो क्या होगा, ये सिस्टम लॉक्ड है, लॉक्ड सिस्टम है, तो ये जो लॉन पेयर है ईजिली यहाँ भी मूव करेगा, यहाँ भी मूव करेगा, यहाँ से कभी यहाँ मूव करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है।
तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, हाइड्रोजन होता। अब यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, और वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो हाइड्रोजन के जाने के बाद नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो ये हाइड्रोजन तो ईजिली जाएगा ना, और वो भी किस फॉर्म में जाएगा, H+ के फॉर्म में। इसका मतलब ये ईजिली H+ के फॉर्म में निकला होगा, तभी ये C- बना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक होगा। एसिडिक कब कब होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि उस H+ को निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिंग में घूम रहा है। अब सेम चीज़ है, यहाँ भी तो ये रिंग में जा सकते हैं, यहाँ भी तो ये रिंग में मूव कर सकता है और स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉक्ड सिस्टम था तो हम कहेंगे कि ये सब एक प्लेन में है। यहाँ पे लॉक्ड सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। तो ये सारे एक प्लेन में नहीं रहेंगे, ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे, तो उतनी ईज से ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। देखो, नहीं करेगा, जब ये चीज़ें होती है तो कंप्लीट नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है, बस हम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कह रहे हैं कि कम मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम मूव करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है लेस स्टेबल होगा दूसरे के कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। और अगर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, STABLE, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी कम होगी। क्यों एसिडिटी कम होगी, क्योंकि नेगेटिव में आना उतना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे एसिडिटी की वैल्यू आप देखोगे, तो ये जो दूसरा कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो हमेशा देखना कि लॉक्ड सिस्टम की जो एसिडिटी होती है वो आपको अनलॉक्ड सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अनलॉक्ड सिस्टम है वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी थोड़ा लंबा सा टॉपिक रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छे से सीखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, देखो, अगर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं बात करती हूँ 2p एंड 1s की, 2p एंड 1s में कौन से आते हैं हमारे, 1s में हाइड्रोजन आएगा, 2p में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीज़ें आएंगी। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ ले लेते हैं। 2p में हमारा आएगा CH4, 2p और 1s का बॉन्ड बना है तो CH4, फिर NH3, H2O एंड HF। ठीक है, तो ये हमारे 2p के एग्जाम्पल्स हैं। ये कह रहा है कि जो 2p और 1s के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो जो एसिडिटी होगा, ध्यान देना, जो एसिडिटी होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो क्यों पूछने जैसा कुछ है ही नहीं भाई साहब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकलने पर मजबूर करेगा, प्रेशराइज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा, एसिडिटी का ऑर्डर हो HF की ज़्यादा होगी, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फिर H2O की होगी, क्योंकि H2 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज़्यादा होती है। फिर नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और अगर ये 1s और 2p वाला केस नहीं है, अदर का केस है, अदर मतलब 1s एंड 2p के अलावा किसी का भी केस है, तो उस केस में आप एसिडिटी निकालने के लिए क्या चेक करेंगे,
उस केस में आप एसिडिटी निकालने के लिए साइज चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HF, HCl, HBr एंड HI का। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये 1s2p है, ये 1s3p है, ये 1s4p है। इसका मतलब केस कैसा है, केस अदर वाला है। 1s2s वाला 1s2p सारे होते तो 1s2p वाला केस होता। अब ये अदर वाला केस है, तो इसमें हमने कैसे चेक करना है, इसमें हमने चेक करना है कि एसिडिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे नहीं लेते हैं तो एक सिंपल सा है, पीरियड में आप चेक करेंगे। अगर पीरियड चेक कर रहे हैं तो पीरियड में आप कैसे चेक करेंगे, पीरियड में आप चेक करेंगे कि जो एसिडिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर आप ग्रुप में चेक कर रहे हैं तो ग्रुप में आप कैसे चेक करेंगे, ग्रुप में जो एसिडिटी है, कितना गंदा लिखती हो मैडम, जो एसिडिटी है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। याद रखना, अगर पीरियड में चेक कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना, और ग्रुप में चेक कर रहे हो तो साइज देख लेना, ठीक है। तो साइज देखो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H बहुत छोटे साइज का है। अब यहाँ I का साइज देखो, I बहुत बड़े साइज का है। क्या ही बॉन्ड बनाएंगे, क्या ही इनकी पटेगी, क्या ही इनका रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। बनेगा भी तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो होगा क्या, H+ के फॉर्म में इजीली निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एसिडिटी होगी HI की ज़्यादा होगी, देन HBr की होगी, देन HCl की होगी, एट लास्ट HF की होगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी भी एसिडिटी ही चल रही है। एसिडिटी एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो फिर इजी पड़ जाएगा समझना तुम्हारे लिए। आगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोच करना भी इजी पड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं मैं इन पीरियड में क्या होता है। अगर पीरियड की बात करें, इन पीरियड में न्यूक्लियोफाइल, कल भी बात करी थी शायद, एंड बेस, कल नहीं की होगी तो परसों की होगी, मतलब प्रीवियस लेक्चर में की होगी। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस जो है सेम तरीके से वेरी करेंगे इन पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है ग्रुप की, ठीक है, तो ग्रुप में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है और बेस है वो जो है जनरली, हमेशा की बात नहीं हो रही है, जनरली मतलब ज़्यादातर केसेस में अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है तो जो बेसिसिटी होगी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। पहले भी देखा है हमने, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होता है, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर Br- होता है, देन Cl- होता है, होता है, फिर F- होता है। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हो रही है और ये हम ग्रुप में ही चल रहे हैं। तो ग्रुप में चल रहे हैं तो बेस का क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। कहने का मतलब है F- अच्छा बेस होगा, देन Cl- होगा, फिर Br- होगा और एट लास्ट I- होगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल हैं और बेस हैं अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं जनरली। कहाँ, ग्रुप में। पीरियड में सेम बिहेव करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले भी बताया, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं, जबकि बेस को स्टेरिक हिंड्रेंस से इतना कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा मत कहना कि अब ये तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ज़्यादा स्टेरिक सेंसिटिव है तो I- कैसे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। पहले ही कह रखा है मैंने, उसी टाइम भी बताया था, सिंगल एटम डज नॉट क्रिएट एनी
या नेवर गिव स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हो, सिंगल एटम नेवर गिव स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब आगे बढ़े तो एक ले लेते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड की बात करें तो पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है OH NO2 NO2 NO2। ठीक है, ये पिक्रिक एसिड है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। ये फिनॉल के कंपैरिजन में भी आप इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ज़्यादा एसिडिक होने का रीज़न है ऑक्सीजन +M और -I दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, तो कहाँ से लेगा? हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके जो pKa की वैल्यू है वो 1.02 के अराउंड रहती है। लेकिन अगर इसी के पैरेलल में बात करूँ COOH की, बेंजोइक एसिड की, तो ये कंपैरेटिवली कम एसिडिक होता है। इसके pKa की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 4.20 रहती है। इसका मतलब है कि ये पिक्रिक एसिड से कम एसिडिक है। तो यहाँ पे एसिडिटी को कैसे एनालाइज करेंगे, कोई एसिड है या नहीं, तो उसके लिए हमें पता होता है कि अगर कोई एसिड है, ठीक है, हम उसमें कोई बेस मिलाते हैं तो हमें पता है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखना चाहेंगे तो इसमें हम सीधा बेस मिला देंगे, और अगर ये बेस मिलाने पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम कहेंगे कि ये हाँ ये एसिडिक है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर फिनॉल लिया जाता है, और फिनॉल में आप बेस NaHCO3 में बेस मिलाऊंगी, NaHCO3 बेस जब मिलाती हूँ तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, रिएक्शन ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एसिडिक नहीं है, ये अच्छा एसिड नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे कंपैरिजन करोगे तो इसको देखोगे कि वीक एसिड की तरफ को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर अगर पिक्रिक एसिड की बात करूँ, पिक्रिक एसिड में मैं सेम बेस मिलाऊँ NaHCO3, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है रिंग वाला पार्ट एज इट इज़, ये पूरा पार्ट को मैंने R कंसीडर कर लिया, रिंग वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इसको मैंने R कंसीडर किया है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? रिंग वाला पार्ट को R कंसीडर कर लिया है मैंने, और O रहेगा हमारा, O के साथ Na+O-। इसका मतलब क्या बना है? सॉल्ट बना है। साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा वाटर, NaHCO3 है, साथ में बनेगा वाटर। इसका मतलब इसने सॉल्ट और वाटर दिया है, किसने? पिक्रिक एसिड ने। किसके साथ रिएक्शन करने पर? बेस के साथ रिएक्शन करने पर। दैट इज साथ में एक और चीज़ निकलती है CO2। ठीक है, गैस निकल रही है तो ये रिएक्शन होगी ही होगी। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स है ये। तो यहाँ पे होगा क्या होगा? CO2 निकल रही है, ड्राइविंग फोर्स है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। इसका मतलब पिक्रिक एसिड अच्छा एसिड है। पिक्रिक एसिड क्या है? अच्छा एसिड है। ठीक है, तो एसिडिटी को चेक करने के लिए एक और चीज़ सीख लेते हैं। एक और चीज़ होती है जिसके बेसिस पे हम एसिडिटी देख सकते हैं, वो हमारी होती है, अभी हमने बात की थी बेंजोइक एसिड की। तो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी होती है उसके लिए हमारे पास एक इफ़ेक्ट होता है जिसके थ्रू हम समझते हैं, इसको कहते हैं ऑर्थो इफ़ेक्ट। ऑर्थो इफ़ेक्ट से क्या समझ आ रहा है? ऑर्थो इफ़ेक्ट क्या कहने का ट्राई कर रहा है? ऑर्थो से हमें समझ आ रहा है कि ऑर्थो पोजीशन की बात चलेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों ही बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ऑर्थो इफेक्ट यही कहता है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, बोथ इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, दोनों ही बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे।
ठीक है। अब मैं एसिडिटी की बात करूँ टेक इट इजी। तो ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, ये है NO2, ठीक है। और ये बेंजोइक एसिड है, ये NO2 अब की बार मैंने यहाँ ले लिया। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये ज़्यादा एसिडिक होगा। कई सारी चीज़ों से कह सकते हैं हम, तो यहाँ पे -I की वजह से भी कह सकते हैं। इस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो इफेक्ट के केस में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर नहीं करेंगे, इस बात का भी याद रखना, ठीक है। तो इस केस में तो चलो मैंने मान लिया कि हमारा अगर हम दूसरी तरीके से भी चेक करते तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता, और वैसे भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता तो भी ऑर्थो क्या होता? ऑर्थो ही ज़्यादा एसिडिक होता। लेकिन अगर बात की जाए कोई रिलीजिंग ग्रुप रख लेते हैं, ये रख लिया मैंने CH3 जो कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने यही रख लिया, क्या रख लिया मैंने? पैरा पोजीशन पे CH3 रख लिया। इस केस में अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि CH3 क्योंकि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग COOH को इलेक्ट्रॉन देगी। तो यहाँ से H+ ईजिली नहीं निकलेगा क्योंकि COOH को H+ रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कंपैरेटिवली ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से H+ निकल सकता था, इस बेसिस पे एसिडिटी इसकी ज़्यादा होती। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? नो मैटर की ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा है, अगर लगा है COH के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप तो वो उसकी एसिडिटी को हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक बारी एसिडिटी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक बारी मैं आपको लास्टली समराइज़ कर लेती हूँ कि एसिडिटी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो एसिडिटी में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। साथ में ही हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें, तो वो एसिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने सीखी थी जो 6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है कब होगी? सिर्फ 6 मेंबर में ही होगी, ठीक है। सिर्फ 6 मेंबर में ही कंसिडर करेंगे, 6 मेंबर के केस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और वो भी ऑर्थो इफेक्ट में तो नहीं होगी। एक्सेप्ट ऑर्थो इफेक्ट को तो छोड़ ही देना भाई, ऑर्थो इफेक्ट में तो सोचने का भी ट्राई मत करना। एक्सेप्ट ऑर्थो इफेक्ट को छोड़कर 6 मेंबर में जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी को डिक्रीज़ करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सिर्फ 6 मेंबर के केस में ही कंसिडर करेंगे। थर्ड इज़ जो एरोमेटिक सिस्टम में आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन है इसमें हम जो मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट है वो भी कंसिडर करते हैं और इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी कंसिडर करते हैं, जबकि मेटा पोजीशन पर हम सिर्फ इंडक्टिव इफ़ेक्ट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। ये पॉइंट है ताकि आपको आगे मतलब कोई भी चीज़ समझने में इजी रहे, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या पढ़ा? ऑर्थो इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा, अगला है एक और चीज़ क्या पढ़ी थी? अगर रिजिड सिस्टम यानी कि लॉक्ड सिस्टम होगा तो रिजिड सिस्टम कॉन्जुगेशन को
इंक्रीज़ करेगा, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को स्टेबल करे, माइनस चार्ज अगर स्टेबल हो रहा होगा तो H+ ईजिली निकलेगा। तो ये चीज़ें हमने एसिडिटी में पढ़ी है। ठीक है, तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, यहीं पर एंड कर लेते हैं। बेसिसिटी हम कल को देखेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।